हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। तो हम आगे बढ़ाते हैं हमारी स्पेशल 26 सीरीज। हमने अभी तक दो टॉपिक कवर किए और अब हम करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप सोच रहे होंगे ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ क्यों रखे हैं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में बहुत सी समानताएं हैं, इसलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ डील करेंगे। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर देता हूं आपके, जो कि आपके काम आएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए और आपकी सवालों पे एक मजबूत पकड़ बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं कंसेप्ट रिवीजन के साथ। शुरू करते हैं कंसेप्ट रिवीजन के साथ। देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल मेरा पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल एक्स का कोई फंक्शन मेरे पास अगर दिया गया है, तो आपको मालूम है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, highest power of x is called degree of polynomial. Highest power of x is called degree of polynomial. ये आप लोगों को मालूम है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल मेरे पास ऐसा है px इज इक्वल टू सपोज x5 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है तो आप देखेंगे इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये डिग्री जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और डिग्री जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपको जो लिखना है वो पॉजिटिव डिग्रीज के साथ ही लिखना है, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, अब कुछ एक स्पेशल केसेस हैं पॉलिनोमियल के, जो आपको मालूम है कि अगर डिग्री 1 हो, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन। अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर डिग्री 0 हो तो, अगर डिग्री 0 है तो, डिग्री 0 मतलब x की डिग्री हाईएस्ट 0 है, इट मींस जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट टर्म है, वो एक कांस्टेंट टर्म ही है। तो पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, वेरी नहीं करता, क्योंकि x की डिग्री हाईएस्ट जो है वो 0 है। तो ये बात आपको मालूम है पॉलिनोमियल की। दूसरी बात आपको जो मालूम है पॉलिनोमियल के बारे में, वो फॉर द वैल्यू ऑफ k, फॉर द वैल्यू ऑफ k जहां पर कोई एक नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है जिससे px जो है, px बिकम्स 0। कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब है कि अगर pk की वैल्यू x की जगह अगर मैं k डाल दूं तो अगर वो 0 हो जाती है तो k जो है वो, देन k इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको मालूम है कि अगर किसी k के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसका
के जो है उसका 0 कहलाता है। दूसरी चीज आपको मालूम रखनी है, जो आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, वो है कि अगर के पी के रखने पे, क्योंकि जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर के रखेंगे, और आपके पास कोई नंबर आ जाता है, सम कांस्टेंट टर्म, अगर पी के रखने में सम कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाती है, तो ये कांस्टेंट टर्म रिमाइंडर होता है। कब रिमाइंडर होता है? ये कांस्टेंट टर्म रिमाइंडर होता है इफ px is divided by x minus k। अगर x माइनस के से मैं px को डिवाइड करूं, और अगर, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो आप सीधे सीधे यहां से भी लिख सकते हैं। आप पॉलिनोमियल में x की जगह k रख दीजिए, pk की वैल्यू निकाल दीजिए, और जो भी आपके पास नंबर आएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी, वो ही रिमाइंडर होगा उस पॉलिनोमियल को, जब मैं x माइनस के से डिवाइड करूंगा। बात समझ में आ गई आपको? तो अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, कि पॉलिनोमियल किसी k की वैल्यू के लिए जीरो बनता है, इफ k is a zero of a polynomial, then x minus k is a factor। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी k की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो x माइनस के उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ये बात क्लियर है आपको? सिंपल थ्योरी है। अच्छा, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं, यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is n, then it can have at most n factors। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो उसके एट मोस्ट n फैक्टर्स हो सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब हम स्पेशल केसेस में बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑफ दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके दो फैक्टर्स मुझे मालूम है। टू फैक्टर्स आर से अल्फा एंड बीटा, और टू जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अगर दो जीरो मेरे अल्फा बीटा हैं, देन जो हमने पहले देखा था कि अगर एक जीरो के है तो उसका फैक्टर x माइनस के होगा। तो अगर जीरो मेरा अल्फा है, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर एक x माइनस अल्फा होगा, दूसरा x माइनस बीटा होगा। और क्योंकि a का कोफिशिएंट a है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जाएगा। तो एक x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, एक x माइनस बीटा फैक्टर होगा। तो इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे फैक्टराइज करके लिख पाएंगे। ये बात क्लियर है आपको? तो ये दोनों पॉलिनोमियल एक ही हैं। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, तो अगर आप इसको अगर आप ओपन करते हैं, तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x
प्लस अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास आता है। आप जरा इसको कंपेयर करके देखिए इससे, क्योंकि हमने बोला है कि ये दोनों पॉलिनोमियल एक ही हैं। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल एक ही हैं तो इससे आपको पता चला कि जो अल्फा प्लस बीटा है, जो सम ऑफ जीरोज है, वो किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है? और जो अल्फा बीटा है वो किसके इक्वल है? सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा, द सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आपको मालूम है। और ये चीज सिर्फ क्वाड्रेटिकली ही नहीं बल्कि किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल के ट्रू है। देखें तो इफ आई हैव अ पॉलिनोमियल px which is equal to say ax cube plus bx square plus cx plus d, ये मेरा मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 में। तो इसके लिए लिखा जाएगा, अगर इसके देयर आर 3 जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा, अगर इनके 3 जीरो मैं निकाल पाता हूं इसके, तो इन 3 जीरोज में क्या रिलेशन होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा should be equal to minus b upon a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is equal to c upon a, and alpha beta gamma should be equal to d upon a with negative sign. देखा आपने? taken one at a time is minus b upon a, taken two at a time is c upon a, and taken 3 at a time means the product of the zeros is minus d upon a. तो आप किसी भी nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ऐसा लिख पाएंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि n-1 डिग्री से आपको शुरू करना है विद ए नेगेटिव साइन। तो इस तरह से अल्टरनेट चलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो किसी भी nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस आप लिख पाएंगे। तो ये बात हुई पॉलिनोमियल्स की। एक और चीज देखिए पॉलिनोमियल्स में कि अगर किसी पॉलिनोमियल के इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px, अगर किसी पॉलिनोमियल px के अल्फा और बीटा जीरोज है तो पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है, then px can be written as x square minus alpha plus beta times x plus alpha beta। वो पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है x square minus sum of the zeros into x minus the product of zeros। ऐसे आप उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो अगर ये पॉलिनोमियल्स भी ट्रू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो। तो हम कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वेटेड टू जीरो। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, अगर ऐसा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में px जो है वो है x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, और इसके दो जीरो जो पॉलिनोमियल के थे वो इसके रूट्स बन जाते हैं। इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। Hence, again the same thing, sum of roots alpha plus beta is equal to minus b upon a, and product of roots
विच इज अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी ये रिलेशन ट्रू है जो पॉलिनोमियल पे ट्रू था। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, तो अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन को, अगर इसके दो रूट्स अल्फा बीटा है तो आप इस इक्वेशन को अगेन ऐसे लिख पाएंगे, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख पाएंगे क्योंकि इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अगेन द सेम थिंग कि अगर आपको दो रूट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equal to 0 has two roots alpha and beta, then px is equal to x square minus alpha plus beta times x plus alpha beta is equal to 0। तो अगर दो रूट्स अल्फा बीटा हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो अगर अल्फा बीटा आपको रूट दे रखे हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस हैं। देखिए, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 है आपकी, तो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से डिनोट करते हैं, और ये होता है b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड है कि आपको सीधे इसके फैक्टर्स दिखाई दे रहे हो, मतलब आप माइनस बी अपॉन ए को दो नंबर्स में तोड़िए जिनका सम माइनस बी अपॉन ए आ जाए और प्रोडक्ट सी अपॉन ए आ जाए। ऐसे दो नंबर्स आपको मिल जाए अगर, तो आप सीधे सीधे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा टाइम्स इंटू ए लिख सकते हैं, तब आपको अल्फा बीटा सीधे मिल जाएंगे इसके। क्लियर है। या फिर आप अगर इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लें, इस पूरे टर्म को, इस टर्म का, इस एक्सप्रेशन को इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दें, तो ये फॉर्म आ जाती है आपके पास से x माइनस से आई गिव अ कांस्टेंट डेल्टा का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और तब आप सीधे सीधे इस डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा, जब इसमें से कोई भी मेथड काम ना करे, जब इसमें से कोई भी मेथड काम ना करे, तो फिर रूट्स निकालने के लिए आप श्रीधराचार्य रिलेशन यूज करते हैं। तो आपके रूट्स दिए जाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a से दिए जाते हैं। अब यहां पर आप गौर कीजिए, इसके दो रूट्स हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसके दो रूट्स हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होते हैं। बात क्लियर होगी आपको। अब इस d के नेचर के हिसाब से रूट्स का नेचर डिसाइड होता है। कैसे? तो देखें, इफ d is less than 0 then px has no real roots। अगर d 0 से कम है यानी नेगेटिव नंबर है, तो आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन जो होती है कि अगर d 0 हो जाए,
then px is equal to 0 has real and distinct roots, real and equal roots, real and equal roots। अगर d 0 हो जाए तो px इज इक्वल टू 0 के रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, यहां पर एक कंडीशन आप ध्यान रखिए कि जिस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो a और b हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए, और जो a है वो ग्रेटर देन 0 हो तब आप ऐसी बात करेंगे, और अगर लेस देन 0 हो तो आप पहले ग्रेटर देन 0 बना लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करके, है ना। इस तरह से आप डी के बेसिस पे नेचर ऑफ रूट डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा केस होता है मेरा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन px is equal to 0 has real and distinct roots। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा है तो जो इक्वेशन है आपकी उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब d इज इक्वल टू 0 के दो केसेस हैं, d इज इक्वल टू 0 के, d ग्रेटर देन 0 के दो केसेस हैं। पहला केस है कि जो d है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा केस है कि जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, आप यहां पे देखें, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर आएगा, राइट। अगर ये रेशनल नंबर आएगा पूरा तो पूरे दोनों रूट्स रेशनल आएंगे। तो अगर a b c मेरे रेशनल हैं और d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रेशनल। और जब परफेक्ट स्क्वायर d नहीं है देन रूट्स आर इरेशनल। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो d को देख के आप रूट्स के नेचर के बारे में बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए, तो अगर ये बात आपको क्लियर है एक मिनट दीजिए। चलिए, तो हम कह रहे थे कि हम d से रूट्स के नेचर के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि d को देख के कि रूट्स कैसे आएंगे। अब एक चीज और देखिए सर, वो क्या देखना है कि अगर रूट्स इरेशनल है, और इरेशनल कब होंगे जब d ग्रेटर देन 0 होगा और एंड d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो रूट्स इरेशनल आते हैं। अगर रूट्स इरेशनल आते हैं
then the roots are in pair. जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहने का मतलब है मेरा, आप देखिए मैंने क्या लिखा था रूट्स के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अगर ये d मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एक रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के चलते इसके जो दो रूट्स आएंगे, सपोज x1 शुड बी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एंड सेकेंड रूट x2 विल बी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बात क्लियर होगी आपको? तो ये दोनों रूट्स पेयर में आते हैं, इसके साथ अंडर रूट डी के साथ प्लस है, इसके अंडर रूट डी के साथ माइनस है। तो आप पता लगा सकते हैं कि अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये ही होगा, अगर दोनों रूट्स मेरे इरेशनल हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रूट मेरा 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट आप आराम से लिख सकते हैं कि वो और कुछ नहीं बल्कि 1 माइनस रूट 3 ही होगा इस किसी भी इक्वेशन का। तो आपको दूसरे रूट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पेयर के हिसाब से उस रूट को लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई आपको? ये बात क्लियर है? अच्छा, d इज इक्वल टू 0 में जब रूट्स इक्वल होते हैं, when roots are equal, तब क्या होता है? जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं, d 0 हो जाता है, तो दोनों रूट्स किससे दिए जाते हैं? माइनस बी अपॉन 2a से। तो दोनों रूट्स जो होंगे x1 एंड x2, दोनों रूट जो होंगे वो बराबर होंगे और माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होंगे। जब मेरा d 0 है तो दोनों रूट्स आप माइनस बी अपॉन 2a से लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई आपको? इस केस में अगर आप देखेंगे अगर d 0 है तो मेरा जो एक्सप्रेशन है जिसके रूट्स आए हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिस इक्वेशन के रूट्स आए थे, और b मेरा 0 है इस केस में, तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। मैं यहां लिख देता हूं px is equal to 0 becomes a perfect square। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको नजर आ जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि उसका d 0 है और उसके रूट्स इक्वल हैं। तो किसी भी कंडीशन से आप दूसरी कंडीशन को डिराइव कर पाएंगे। बात क्लियर हुई आपको? जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अगर मेरे एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू 0 जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसके दो रूट्स अल्फा बीटा है, उसके दो रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज a टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 और a टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस b टाइम्स बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इसको 0 बनाएंगे ही। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो ये बातें आप याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं रूट से, रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स के नेचर और डी के नेचर से रूट्स का नेचर कैसे हम पता लगाते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन क्विकली देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के कुछ बेहतरीन 26 सवाल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो एक क्वेश्चन मैं क्विकली देख लेता हूं। क्वेश्चन कहता है मेरा, इफ p इज अ प्राइम नंबर then find the equation whose roots are
factor of p, whose roots are factors of p। अगर p एक मेरा प्राइम नंबर है तो आप वो इक्वेशन बताइए जिसके जो रूट्स हैं वो p के फैक्टर्स हैं। तो आप सोचेंगे सर इसमें तो हमें पता नहीं कि कितने रूट्स हैं, तो इक्वेशन कैसे बताएंगे, इक्वेशन के बारे में कैसे जानकारी दें। तो अगर आप गौर करें, if p is prime then it has only two factors, that is p and 1। अगर p कोई प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। तो आपको पता लग गया कि आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स p और 1 हैं। पता लग गया आपको अल्फा बीटा। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप? तो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा और बीटा आपको पता है, अल्फा p है बीटा 1 है, या वाइस वर्सा, जो जैसा भी आप नाम देना चाहें। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस p इंटू 1 विच इज p इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स p और 1 हैं। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स p के फैक्टर्स हैं। क्लियर है? तो ऐसे आपको सोचना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपसे बोला जाए फाइंड एन इक्वेशन, और इक्वेशन इस बार में आपको दे दी है इस बार कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 plus root 3। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट 2 plus root 3 है। और ऑब्वियसली आपको दिया जाएगा कि उसके कोफिशिएंट्स 2 plus root 3 and having rational coefficients। ध्यान रखिए, इरेशनलिटी की कंडीशन तभी ट्रू है जो मैं अभी लगाने जा रहा हूं कि जब इक्वेशन के कोफिशिएंट रेशनल हो। तो ये आपको वही दिया गया है सवाल में। तो अब पता है आपको, हमने देखा था कि अगर रूट इरेशनल हो तो पेयर में आता है। तो अगर एक रूट 2 plus root 3 है तो द अदर रूट इज 2 minus root 3। ये आप सीधे लिख सकते हैं। तो आपको पता लग गया अभी, दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट अल्फा इज 2 plus root 3 एंड बीटा इज 2 minus root 3। सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा, जोड़ दीजिए इज 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाइए मल्टीप्लाई करने पे, विच इज 4 minus 3 विच इज 1। तो इक्वेशन लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा मालूम है आपको, अल्फा बीटा मालूम है आपको, इक्वेशन लिख दीजिए। द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके दो रूट्स ये हैं, 2 plus root 3 और 2 minus root 3। अब देखिए इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो रेशनल आए हैं, तभी ये कंडीशन ट्रू है। बात क्लियर हुई आपको? तो इसके साथ हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के 26 अच्छे सवाल, क्योंकि इस सीरीज का नाम स्पेशल 26 हमने रखा है,
हम करेंगे जो कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के काम में आएंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, खुद सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और लेटेस्ट वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाएं ताकि बोर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हम कोशिश यही करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हम सारे चैप्टर्स आपके जो मैथ में हैं उनको कवर कर लें ताकि आपको कोई भी सवाल अटेम्प्ट करने में जरा सी भी हिचक ना हो। बात क्लियर हुई आपको? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।